क्या कोई सैनिक दुश्मन के बीच रहकर उसी की तरह जी सकता है, उसी की तरह सोच सकता है और फिर उसी के तरीके को अपनाकर उसको मार सकता है? आपने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक बहुत सारी ऐसी फिल्मों को देखा होगा जो अंडर कवर एजेंट के ऊपर बनी है। इन फिल्मों को देखने के बाद दिमाग में ख्याल आता है, क्या हकीकत में कोई सैनिक इस तरह के मिशन को पूरा कर सकता है, इस तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है? तो अंडर कवर एजेंट स्टोरी के बारे में जो हमने फिल्मों में देखा है, जो रील्स में देखा है, उन फिल्मी कहानियों और रील्स को रियल में बदलने वाले भारतीय सैनिक का नाम है शहीद मोहित शर्मा, जिन्होंने इस फिल्मी जिंदगी को, इस रील की जिंदगी को रियल लाइफ में जिया है। मोहित सर का जन्म 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। ये अपने पिता श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और माता श्रीमती सुशीला शर्मा की दूसरी संतान थे। मोहित सर जब छोटे थे तो इनके घर वाले इनको प्यार से चिंटू के नाम से बुलाया करते थे और इनके दोस्त इनको माइक के नाम से बुलाते थे। मोहित सर में बचपन से ही कई सारी प्रतिभाएं थी। वो अच्छा गाना गा लेते थे, कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छा बजा लेते थे। वो गिटार, वायलिन, कीबोर्ड से तमाम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने के साथ साथ जब भी स्कूल में कोई भी लाइव प्रोग्राम होता था, कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। मोहित सर 1995 में गाजियाबाद के डीपीएस स्कूल में एडमिशन लेते हैं। वहां से अच्छे अंक से 12th पास करते हैं। इसके बाद ये इंजीनियरिंग करने के लिए महाराष्ट्र आ जाते हैं। मोहित सर अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान एनडीए का एग्जाम देते हैं और उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। बताया जाता है कि जब बाई पोस्ट रिजल्ट उनके घर पहुंचता है तो उस रिजल्ट को उनकी मां छुपा देती हैं, लेकिन मोहित सर को इंटरनेट या दूसरे माध्यम से पता चल जाता है कि उनका एनडीए में सिलेक्शन हो चुका है। मोहित सर से पहले मोहित सर के पिताजी भी सेना में जाना चाहते थे, लेकिन जब भी उनके ज्वाइनिंग का कोई लेटर आता था, सेना से कोई लेटर आता था, तो उस लेटर को उनकी मां छुपा दिया करती थी, जिससे उनको पता ही नहीं चल पाता था कि सेना का लेटर कब आया, जिससे वो टाइम बीत जाता था। और उस टाइम पर फोन कॉल्स और इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं थी जिसके माध्यम से सूचना दी जा सके कि आपका सिलेक्शन सेना के पद पर हो चुका है। लेकिन जब मोहित सर का सिलेक्शन हुआ तो पोस्ट ऑफिस के अलावा दूसरे भी माध्यम शुरू हो गए थे रिजल्ट के बारे में बताने के लिए, जिसकी वजह से उनकी मां ने भले ही उनके रिजल्ट को छुपा दिया था, लेकिन मोहित सर को अपने रिजल्ट के बारे में पता चल चुका था कि उनका एनडीए में सिलेक्शन हो चुका है। मोहित सर 11 सितंबर 1999 को भारतीय सेना से स्नातक की उपाधि धारण की, जिसके बाद मद्रास की 5वीं बटालियन में कमीशन किए जाते हैं, जहां से उनको आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत कश्मीर में 68वीं राष्ट्रीय राइफल में भेज दिया गया। शुरू से उनकी इच्छा पैरा कमांडो बनने की थी और उन्हें 2003 में भारतीय सेना के विशिष्ट बल 1 पैरा में शामिल कर लिया गया। मोहित सर कश्मीर के उस सच को जानते थे जो दिल्ली के एसी के रूम में बैठकर समझ पाना नामुमकिन था। उस समय वो अपने सैन्य जिंदगी में वो कुछ देख रहे थे जो आम इंसान के लिए कल्पना से भी परे है। वो सिर्फ हथियार से नहीं लड़ते थे, वो दुश्मन के दिमाग में घुसकर उसको तोड़ते थे। उन्होंने आतंकियों के बीच में जाने के लिए, उनकी सोच के बारे में जानने के लिए, उनके नेटवर्क के बारे में जानने के लिए उन्होंने अपनी पहचान मिटा दी। उन्हें लंबे लंबे बाल रखे, लंबी लंबी दाढ़ी रखी, उन्हें वहां की लोकल भाषाओं को सीखा, उन्हें कश्मीरी चोगा पहना और मेजर मोहित शर्मा से इफ्तिकार भट्ट बन गए। शिव अरोड़ा और राहुल सिंह की किताब है जिसका नाम है इंडिया मोस्ट फियरलेस 2, जिसमें बताया गया है कि मेजर मोहित शर्मा कश्मीर के दक्षिण में 50 किलोमीटर दूर शोपियन में अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जहां पर वो अपने बदले हुए हुलिये और इफ्तिकार भट्ट के नाम से 2 आतंकियों से मिलते हैं, जिसका नाम रहता है अबू तुरारा और अबू सब्जार। ये दोनों ही आतंकी हिजबुल से थे और मेजर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि उन दोनों ही आतंकियों को ये यकीन दिलाना, ये विश्वास दिलाना कि मेजर उनमें से एक हैं, उनका साथ देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेजर एक स्टोरी बनाते हैं। तो वो बताते हैं कि उनके भाई को सेना ने मार दिया है, मैं सेना से बदला लेना चाहता हूँ, मैंने सेना की चौकी पर हमला करने के लिए तैयारी कर रखी है, रोड मैप तैयार कर रखा है। लेकिन ये दोनों आतंकी मेजर पे भरोसा नहीं करते हैं। तब मेजर उनको मैप दिखाते हैं कैसे कैसे हमला करना है, क्या तरीका हमला करने का, जिसके बाद वो दोनों आतंकी इनके ऊपर भरोसा करते हैं और अपने साथ अपने कैंप लेके जाते हैं। अब दोनों ही आतंकी मेजर के साथ मिलकर सेना के चौकी पर हमले करने की तैयारी करने लगते हैं। साथ में एक गांव में ये दोनों आतंकी 3 और आतंकियों को बुलाते हैं। तो फिर अबू तर्रा को मेजर पर शक होता है। जब मेजर पे शक होता है तो मेजर कहते हैं, अगर तुमको मेरे ऊपर शक है तो मुझे गोली मार दो। ये कहते हुए मेजर अपनी राइफल गिरा देते हैं। इसके बाद आतंकी चकित हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं। तब तक मेजर अपनी 9mm पिस्टल निकालते हैं और दोनों ही आतंकियों को गोली मार देते हैं। ये कोई आसान काम नहीं था। हिजबुल के आतंकियों के बीच बैठना, उनकी जुबान बोलना, उनकी सोच में घुसना और उनको मार देना, ये सिर्फ पागलपन है जिसको फिल्मों में दिखाया जाता है। मेजर मोहित शर्मा 2009 में कैप्टन से मेजर के पदे प्रमोट होते हैं और मार्च 2009 में कश्मीर के कुपवाड़ा में इनकी पोस्टिंग होती है और इस दौरान उनको सूचना मिलती है हाफदा जंगल में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और सेना पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। 21 मार्च 2009 को मेजर अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आतंकी अपना शिविर बना रखे थे, जहां पर छिपे हुए थे। मेजर जब अपनी टीम के साथ सर्च ऑपरेशन पर निकलते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आतंकी छिपे हुए थे, अपना शिविर बना रखे थे,
तो उनको पता चलता है कि आतंकी काफी ऊंचाई पर हैं, काफी ऊपर हैं और इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही नीचे है। अगर हम सामरिक दृष्टि देखें तो ये बेहद ही खराब स्थिति होती है कि अगर दुश्मन ऊंचाई पर है तो उसको निशाना लगाने में आसानी होती है, वो भी अगर घना जंगल है उसमें आतंकी और भी नहीं दिख रहे थे। जिसके बाद फायरिंग शुरू हो जाती है, कई भारतीय जवान घायल हो जाते हैं और यहाँ पर मेजर मोहित शर्मा को 3 गोली लग जाती है, जिसके बाद वो शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद मरणोपरांत उनकी बहादुरी के लिए उनको अशोक चक्र से नवाजा गया। लेकिन किसी सैनिक के जीवन को, किसी सैनिक के शहादत को किसी भी पुरस्कार से, किसी भी धनराशि के मूल्य से नहीं आंका जा सकता। बात हम भारतीयों को समझनी होगी, इस ठंड में बॉर्डर पे कोई अपनी हड्डियां गला रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आजादी से सांस ले पा रहे हैं, आजादी से घूम पा रहे हैं, अपने सपने को जी पा रहे हैं, अपने सपने को साकार करने के लिए सब कुछ कर पा रहे हैं। तो कम से कम हम भारतीयों का इतना दायित्व बनता है कि हम सेना के सम्मान को बनाए रखें, अपने शहीदों का सम्मान करें, उनकी वीरता को अपने दिल में संजोए रखें और अपने बच्चों को उनकी वीर गाथाओं को जरूर सुनाएं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।